हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे वेव मोशन को हम लोग आगे ले चलते हैं। आगे आज हम लोग केवल डिफिनीशन पढ़ेंगे, केवल और केवल डिफिनीशन। क्योंकि आज हम लोग को छोटा छोटा पॉइंट है, छोटा छोटा टर्म है, वही छोटा छोटा टर्म को समझना हो। क्योंकि मेन हम लोग वेव मोशन से रिलेटेड ना लेक्चर 1 में ही पूरा डिटेल से समझ चुके, पूरा वेव मोशन के बारे में अच्छे से समझे। नहीं आप लोग देखे तो वेव मोशन देखिए, बहुत लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता। तो जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता, कभी कभी होता, तो आप लोग आराम से चैनल पे आ जाया कीजिए, चैनल में या नहीं तो प्लेलिस्ट में घुस जाया कीजिए कि देख एक बार चेक कर लिया कीजिए कि कुछ नया वीडियोज अपलोड हुआ है क्या। तो फिर अगर नया वीडियोज अपलोड रहेगा आपके लिए रहेगा तो आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं वेव मोशन। देखिए वेव मोशन में कुछ कुछ टर्म आती है, कुछ कुछ टर्म क्या क्या, जैसे डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी, ये सब हम लोगों को देखने को मिलेगा। टाइम पीरियड, तो ये सब क्या क्या है, ये सब से रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। फिर वेवलेंथ देखने को मिलेगा, फिर कुछ कुछ रिलेशन है। तो ये रिलेशन बस यही सब तो इस टॉपिक में हम लोग इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। देखिए वेव मोशन पढ़ रहे हैं, वेव मोशन चैप्टर 1 है हम लोग का। कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था पूरा डिटेल से आप लोग को एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ दिए थे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग को आता है एक वर्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा रुक जाइए, सबसे पहले ना ये सब टर्म में हम आएंगे, उसके पहले ये देखिए, ये वाला ग्राफ तो आप लोग देखें, ये ग्राफ नहीं है, ये क्या है, ये वेव आगे फ्लो होने का एक रास्ता है। यानी वेव फ्लो हो रहा है, तरंग आगे आगे बढ़ रहा है। ये कौन सा वेव है, ये वेव है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव है। इसमें देखिए, इसमें कुछ कुछ टर्म है, इसी से हम लोग सारा चीज इसी से समझते हैं। जैसे देखिए यहां से ओरिजिन हुआ वेव, यहां से ओरिजिन ऐसे ट्रांसवर्स वेव आगे हम लोग का ट्रांसवर्स वेव बढ़ रहा है। जब ट्रांसवर्स वेव आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पे देखिए ये जो ये ऊपर बढ़ रहा है, ये ऊपर बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट यानी ये जो डायरेक्शन में होता है इसको y से डिनोट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ ये जितना पार्टिकल्स ऊपर उठा, जितना पार्टिकल्स ऊपर उठा, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी अपना जो मीन, इसको हम लोग क्या बोलते थे, ये लाइनवा को हम लोग बोलते थे मीन पोजीशन। नहीं लेक्चर देखे फर्स्ट वाला तो जरूर देखिएगा, थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा है, उसमें बहुत कॉन्सेप्ट है। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से जितना डिस्टेंस ऊपर गया या जितना डिस्टेंस नीचे आया वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है हम लोगों का, वही कहलाता है हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट। आई होप यहां तक समझ में आ गया। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का कितना ऊपर गया तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। यानी विस्थापित हुआ, अपना जगह छोड़ के ऊपर गया, फिर अपना जगह पे इलास्टिक जैसा बिहेव कर रहा है। तो आई होप डिस्प्लेसमेंट समझ गए। अब एक आता है इसके बाद एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये अगल बगल सब जैसे नहीं देखते आप लोग, सर्कल में क्या आता है, सर्कल में देखते होंगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं त्रिज्या, सॉरी इसको बोलते हैं जीवा, जीवा कॉर्ड, जीवा कॉर्ड, कॉर्ड कॉर्ड जीवा। और ये जो बीचे से जो बीचे बीचे ये पास करता है, इसको ये सबसे बड़का जीवा होता है। तो सबसे बड़का जीवा होता है तो उसको हम लोग डायमीटर नाम दे देते हैं, व्यास। उसी तरह से यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी ये भी डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये मैक्सिमम है तो इसीलिए इसको हम लोग एक नाम दे दिए। क्या नाम दे दिया, एम्पलीट्यूड। यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, जिसको ए से डिनोट करते हैं। एम्पलीट्यूड यहाँ भी हो सकता है, एम्पलीट्यूड यहाँ भी हो सकता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी हुआ है, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड समझ में आ गया कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वेव मोशन के थ्रू, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है अपना मीन पोजिशन से, वही क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। ठीक, और ये सब डिस्टेंस है तो ये सब डिस्टेंस को जनरली मीटर सेंटीमीटर में ही मेजरमेंट करेंगे। चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा, अच्छा एक होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड ये होता है ना कि टाइम पीरियड ये होता है कि एक वाइब्रेशन पूरा करने में लिया गया समय को ही टाइम पीरियड हम लोग बोलते हैं। एक वाइब्रेशन पूरा करने में लिए गए समय को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे कि टाइम पीरियड किसको बोलते हैं। देखिए टाइम पीरियड एक चक्कर, केवल और केवल एक चक्कर, ये नहीं कि पूरा वेवलेंथ अपना जगह पर पहुंच रहा, वहां ना एक चक्कर कैसे पता चलेगा। देखिए यहां से स्टार्ट हुआ,
यहां से स्टार्ट हुआ, फिर यहीं पे आके पहुंच गया, तो एक चक्कर हो गया ना। मतलब कि आधा एने घुमा और आधा एने घुमा, क्योंकि अगर ये वाला को उलट के हम लोग इधर कर देंगे तो पूरा एक चक्कर लगा दें। यानी वेव लेंथ, सॉरी हाँ, वेव यहां से यहां तक पहुंचने में जितना समय लिया, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है टाइम पीरियड। यानी वो यहां से यहां लाने में समय जो लिया ना, वही कहलाता है टाइम पीरियड। ठीक, तो इसका भी डिफिनेशन भी देखेंगे। चलिए, टाइम पीरियड भी हो गया। एक हम लोग को होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी वो चीज है जो एक सेकेंड में कोई भी, मतलब एक सेकेंड में वेव कितना बार वाइब्रेट किया। देखिए, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी क्या बोलता है? फ्रीक्वेंसी बोलता है कि एक सेकेंड में वेव कितना बार वाइब्रेट किया। यानी एक सेकेंड में वेव जितना बार वाइब्रेट करेगा वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। जबकि टाइम पीरियड क्या बोलता है ना, कि टाइम पीरियड बोलता है कि एक वाइब्रेशन में, यानी वन कंप्लीट वाइब्रेशन में या वन कंप्लीट रोटेशन करने में जितना समय लगा वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा। इसमें टाइम पीरियड में फिक्स टाइम नहीं है, अब चाहे कितना भी देर ले सकता है एक वाइब्रेशन को पूरा करने में। लेकिन फ्रीक्वेंसी में क्या है ना, कि एक सेकेंड में ही चाहे आप 4 बार वाइब्रेट कीजिए या 5 बार वाइब्रेट कीजिए, वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। यानी आपके पास फिक्स समय है 1 सेकेंड, आप चाहे 1 सेकेंड में डांस कर रहे हैं तो आप जितना बार स्टेप ऊपर नीचे कीजिएगा वही आपका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। चलिए, यहां चीज हो गया। इसके बाद देखिए, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के बाद एक हम लोग आता है वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होता है? वेव लेंथ देखिए, यही फिगर से सारा चीज समझ जाइएगा। यह ट्रांसवर्स वेव है, इसी तरह का लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, दोनों के लिए ये सब सारा चीज है। इससे थोड़ा सा अच्छा से समझ में आता है, इसीलिए इसको हम बना दिए। देखिए, यहाँ पे अगर वेवलेंथ समझना, वेवलेंथ को हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति, टाइम पीरियड को हिंदी में बोलते हैं आवर्तकाल, एम्पलीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं आयाम, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। ठीक, अब देखिए, वेवलेंथ किसको बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। तो देखिए, वन कंप्लीट रोटेशन करने में जितना डिस्टेंस कवर किया है ना, वही कहलाता है वेवलेंथ। जैसे कि इसका वेवलेंथ खोलू ना, यहां से मेजरमेंट करते हैं, यहां से ये वाला देखिए, यहां से स्टार्ट हुआ है तो ये पूरा लेंगे और ये वाला आधा लेंगे, क्योंकि आधा पार्ट हुआ ई और आधा पार्ट हुआ ई। एक आधा मतलब 1/4 हाफ हो जाएगा और हाफ ही, बस एक कंप्लीट हो गया। अब बोलिएगा सर यहां से काहे नहीं ले रहे? तो यहां से यहां तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग मैक्सिमम देखिए, इसमें क्या होता है ना, कि जो इस, अच्छा पहले रुक जाइए, पहले इसका नाम क्या बताए थे? इसका अगर हिंदी में बोला जाने तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं श्रीग। और ये जो नीचे वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं गर्त। ये हम आप लोगों को पिछले वाला क्लास में भी बताया थे आप लोगों को। ऊपर वाला को बोलते हैं क्रस्ट, CREST, और नीचे वाला ट्रफ बोलते हैं THROUGH। ठीक है ना, टफ लेंगे TOUGH, गड़बड़ हो गया, मतलब गर्त होता है TOUGH। चलिए, यही होता है हम लोग को। ऊपर वाला का क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाला का टफ बोलते हैं, गर्त। तो यहाँ पे वेवलेंथ मेजरमेंट करने के लिए आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ से आप यहाँ काहे नहीं वन रोटेशन ले रहे हैं? इसमें एक चीज यहाँ पे ये बोला गया ना, कि आप जब भी मेजरमेंट कीजिएगा ना, तो श्रीग को श्रीग के साथ, यानी क्रस्ट को क्रस्ट के साथ, और गर्त को, ये गर्त है यहाँ पे, इस गर्त को इस गर्त के साथ मेजरमेंट कीजिए, और उसी को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। यानी यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, बोले तो लेमडा। वेवलेंथ बोले तो लेमडा। आई होप समझ में आ गया होगा। और अब एक होता है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होता है? वेव वेलोसिटी मतलब कि एक सेकेंड में, मतलब वेव वेलोसिटी की एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया आगे वेव, उसको बोलते हैं हम लोग वेव वेलोसिटी। अब देखिए, अब एक एक करके ना सारा, अब हम एक बार सबको ये कर देते हैं, डिफिनेशन के थ्रू समझाते हैं। सारा तो एक एक करके पॉइंट बता दिए। अब देखिए, सबसे पहला था हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन क्या हो सकता है? देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल्स फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो भी अपना मीन पोजीशन का जो पार्टिकल्स होता है, वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है,
जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जितना डिस्टेंस तय करता है, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ठीक, यही था कि ये यहाँ वाला पार्टिकल था, इतना डिस्टेंस कवर किया तो वही उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहां से ये इतना दूर गया तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट को वाई से डिनोट करते हैं। ये सब याद रखिएगा, ये सब काम देगा सारा चीज। ठीक, ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां गए तो ये वाई था ये। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में लिखा जाए तो विस्थापन लिख सकते हैं आप लोग हिंदी वाले। एम्पलीट्यूड को आयाम लिख सकते हैं, आयाम। हिंदी में अगर आप लोग पढ़े होंगे ना तो यहाँ से ट्रेस कर सकते, दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ आयाम इसको बोलते हैं। तो यही इंग्लिश में आप कन्वर्ट करिए धीरे धीरे। आप लोगों को बताया था कि हिंदी से इंग्लिश कैसे पहुंचना है। अब देखिए एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को कैसे हम लोग करेंगे। देखिए एम्पलीट्यूड क्या, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। आइदर साइड मतलब कि दोनों साइड, यानी एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दोनों में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना वही एम्पलीट्यूड कहलाता है। वही लिखा है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बोथ साइड, आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन, हमेशा मीन पोजीशन सही ले रहे हैं। मीन पोजीशन के दोनों साइड ऊपर और नीचे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वही इस वेव का एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहलाता है। इसको देखिए डिस्प्लेसमेंट को y से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय y एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को मीटर सेंटीमीटर में ही मेजरमेंट करते हैं। एम्पलीट्यूड को हम लोग a से डिनोट करते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज डिनोटेड बाय ए, इट इज डिनोटेड बाय ए। इसको ए से डिनोट करते हैं एंड इट्स एसआई यूनिट इज क्या होता है, एसआई यूनिट इसका भी क्या होगा, मीटर ही होगा एसआई यूनिट, क्योंकि ये भी एक तरह का डिस्टेंस ही है। एम्पलीट्यूड समझ में आया, किसको बोलेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। ये वाला को डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ए। और अगल बगल देखिए एम्पलीट्यूड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बोल सकते हैं, लेकिन सब विस्थापन को एम्पलीट्यूड नहीं बोल सकते। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ना उसी को एम्पलीट्यूड बोलेंगे। चलिए टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड देख लेते हैं। देखिए टाइम पीरियड बोलता है क्या, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू, यहाँ पे देखिएगा, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना भी समय लगता है ना वही टाइम पीरियड कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय टी, लिख लीजिए आगे, इट इज। देखिए जितना ही ये बड़ा लिखिएगा ना डिफिनेशन जोड़ जोड़ के वही काम देगा। ये तो मेन पॉइंट हो गया, ये सब एक्स्ट्रा चीज है। इट इज डिनोटेड बाय टी, इसको टी से डिनोट करते हैं एंड इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज सेकेंड। ठीक हो गया, इसका एसआई यूनिट सेकेंड है, इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। आयो टाइम पीरियड भी समझ में आ गया होगा। टाइम पीरियड किसको बोलेंगे कि वन कंप्लीट वाइब्रेशन करने में जितना भी समय लगा उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूजन नहीं होइएगा। टाइम पीरियड में कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में फिक्स टाइम रहता है कि आपको 21 सेकेंड दिया गया, चाहे आप 1 सेकेंड में जितना भी डांस कर लीजिए वही उस वेव का फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब टाइम पीरियड हो गया। अब और हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। देखिए फिगर को रहने ही देते हैं, फिगर को रहने देते हैं, टाइम पीरियड को भी टी रखते हैं यहाँ पे, और एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट और ऊपरी वेव मोशन को हम लोग मिटाते हैं। और फिर अभी हम लोग और इसके साथ अब और जो बचा हुआ डिफिनेशन, फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं और फिर वेवलेंथ को लिखते हैं। देखिए वेवलेंथ में दोनों में यानी ट्रांसवर्स वेव और जितना सारा चीज बता रहे हैं ये दोनों में एप्लीकेबल होगा। ट्रांसवर्स वेव में भी एप्लीकेबल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी एप्लीकेबल है। चलिए टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड हो गया। अब हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम लोग लिखते हैं और फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोग वेवलेंथ। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एक देखिए द नंबर ऑफ वाइब्रेशन
द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। देखिए द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना बार वाइब्रेट करेगा। अब यहाँ बोलिएगा क्या वाइब्रेट करेगा, तो वेव के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वेव है। 1 सेकेंड यहाँ पे हम लोग का फिक्स दिया हुआ है, वेव फ्रीक्वेंसी में फिक्स है कि 1 सेकेंड आपके पास है। वही 1 सेकेंड में आप जितना बार वाइब्रेट कर लीजिए, जितना बार वेव वाइब्रेट कर लेगा। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड, आई होप दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, या ज्यादा ऊपर नहीं ना हो रहा, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बोलते हैं कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे, अच्छा ठीक है बड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय, देखिए इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय एन, एन से डिनोट करते हैं। और इसका देखिए ये फ्रीक्वेंसी है ना, इसका ऐसा यूनिट हर्ट्ज में मेजरमेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति, आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में मेजरमेंट करते हैं, ठीक ना। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, एच जेड हर्ट्ज लिखते हैं, हर्ट्ज जिसको आज सिंबल होता है एच जेड, ठीक। आई होप फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई। अब देखिए फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है हम लोग को, फ्रीक्वेंसी याद रखिए, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। देखिए यहां तक हम लोग का फ्रीक्वेंसी समझ में आया। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन, एन बराबर 1/t। याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एन बराबर 1/t। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग का हो गया। फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोग आते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ हम लोग को लिखना, वेवलेंथ का डिफिनेशन समझते हैं। तो देखिए वेवलेंथ क्या लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रस्ट, यानी 2 कंजिक्यूटिव क्रस्ट मतलब कि 2 लगातार श्रृंगों, यानी 2 लगातार श्रृंगों के बीच का डिस्टेंस, या 2 लगातार गर्तों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ये तो ट्रांसवर्स वेव में, अगर यही लॉन्गिट्यूडनल वेव में रहता तो हम लोग लिख सकते थे द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव कॉम्प्रेशंस और 2 कंजिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन, यानी कंजिक्यूटिव हाँ ठीक है, कॉम्प्रेसिव जो वहां पे कंप्रेशन होता था ना, कंप्रेशन और फिर रेयर फ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी के बीच का हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। अभी देखिए थोड़ा सा हम बता देते हैं, इसको पहले डिफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे। वेवलेंथ का अगर डिफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं हम लोग वेवलेंथ। देखिए लिख सकते हैं इसको क्या, द डिस्टेंस बिटवीन, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो खाली लेक्चर देखने से कोई फायदा नहीं होगा। द डिस्टेंस बिटवीन, हम नोट्स के लिए ही सब चीज आप लोगों को करवा दे रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव क्रस्ट, CREST क्रस्ट, और 2 कंजिक्यूटिव क्रस्ट और टफ। The distance between 2 consecutive crust or tuff is known as wavelength. Wavelength मतलब कि तरंगदैर्घ्य, ठीक। It is denoted by, अपने भाषा में लिख दे रहे हैं हम, lambda. Its SI unit is, मीटर। आई होप वेवलेंथ समझ में आ गया होगा। वेवलेंथ कहाँ, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, या यहाँ से यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ आराम से बोल सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया वेवलेंथ से रिलेटेड। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या इसको, ये तो हम लोग का क्या था, ट्रांसवर्स वेव। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव रहता तो ऐसे रहता, यहाँ पे कॉम्प्रेस, ऐसे 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 रहता, फिर कॉम्प्रेसिव, फिर रेयर फ्रैक्शन, ऐसे। तो देखिए यहाँ पे ये कॉम्प्रेशन, 2 लगातार कंजिक्यूटिव कॉम्प्रेशन के बीच का डिस्टेंस को इसको वेवलेंथ बोलते हैं, और फिर इसके और इसके बीच का ये डिस्टेंस है रेयर फ्रैक्शन, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। तो देखिए फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, और एक नीचे था टाइम पीरियड।
अब इसके बाद इसमें एक टर्म और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी को भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं, वेव वेलोसिटी को भी डिफाइन करते हैं, इसी को ही मिटाते हैं। एक एक करके सब लिख दे रहे हैं। वेव वेलोसिटी जिसको भी से डिनोट करते हैं, वेव वेलोसिटी, इसको लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम, यानी जाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वही वेव। ठीक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेवलेंथ, वेव लेंथ। it is denoted by v, इसको v से डिनोट करते हैं, एंड इट्स SI यूनिट, एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। चलिए हो गया। वेव वेलोसिटी भी समझ में आ गया। वेव वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम के हिसाब से कितना वेव आगे ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वही उसका क्या कहलाता है, वही उसका कहलाता है वेव वेलोसिटी। इसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं, इसको मीटर पर सेकेंड के रूप में मेजरमेंट करते हैं, यानी एक सेकेंड में कितना मीटर आगे गया, वही और क्या। अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और वेव वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है, और रिलेशन क्या होता है उसको देखिए। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी को n, वेवलेंथ को लेमडा, और फिर वेव वेलोसिटी को हम लोग किस चीज में, v से, तीनों के बीच में एक रिलेशन लिखिए। कहीं लिख दें, किधर मिटाना पड़ेगा, देखिए नहीं इधर कहीं देखते हैं, यहाँ देखिए वेव वेलोसिटी से ही पता चलेगा हम लोग को। देखिए वेव वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम, यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वेव वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस अपॉन कितना देर में, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस को वेव लेंथ के फॉर्मेट में, क्योंकि देखिए अब यहाँ बोलिएगा कि आप डिस्टेंस को वेव लेंथ के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, आप एम्पलीट्यूड या फिर डिस्प्लेसमेंट को भी तो लिख सकते थे, वहां पे भी डिस्टेंस था। तो देखिए वो वाला अलग है, क्योंकि उधर हम लोगों को, इधर हम लोग का वेव वेलोसिटी नहीं है, वेव इधर मोशन नहीं कर रहा। देखिए इधर मोशन नहीं, वेव का मोशन का डायरेक्शन कौन सा, ये वाला। तो ई वाला यूनिट में जितना जो डिस्टेंस कवर होता है, यही वाला यूनिट में डिस्टेंस कवर होता है, इसीलिए हम लोग ये वाला डिस्टेंस लेंगे, ना कि ऊपर वाला डिस्टेंस। वो तो ऊपर वाला डिस्टेंस पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट था, या पार्टिकल्स कुछ अपना दूरी तय कर रहा है, लेकिन वेव कने भाग रहा है, वेव आगे भाग रहा है। तो आगे वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं लेमडा टाइम, लेमडा अपॉन टाइम। अब देखिए ये 1 अपॉन टाइम के फॉर्मेट में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू 1 अपॉन टाइम लिख सकते हैं। और 1 अपॉन टाइम बराबर क्या होता है, 1 अपॉन टाइम बराबर होता है लेमडा इंटू एन। यानी फाइनली हम लोग को क्या देखने को मिला, फाइनली हम लोगों को देखिए तुरंत बन गया फॉर्मूला, वेव वेलोसिटी v बराबर एन लेमडा। याद रखिएगा v बराबर एन लेमडा। ये हर एक जगह काम देने वाला है। आप साउंड में जाइए, लाइट में जाइए, या और कहीं पे भी जाइए, हर एक जगह ये फार्मूला काम देगा। क्यों? क्योंकि सब जगह वेव के ही फॉर्म में
आगे बढ़ता है। वेव के ही फॉर्म में सब मोशन करता है। बताते हैं ना कि वेव मोशन में साउंड वेव के फॉर्मेट में आगे जाता है, फिर लाइट वेव के फॉर्मेट में आगे जाता है। तो वहां पे भी ये हर एक जगह हम लिख लीजिएगा। v बराबर क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव या वेव वेलोसिटी डायरेक्ट लिख सकते हैं। n बराबर क्या है, n बराबर है फ्रीक्वेंसी, यानी वेलोसिटी ऑफ वेव मतलब कि जो तरंग का गति होगा, फ्रीक्वेंसी मतलब कि आवृत्ति, ये क्या है लेमडा, लेमडा मतलब कि वेवलेंथ, वेवलेंथ। भी को हम लोग मीटर पर सेकंड में मेजरमेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजरमेंट करेंगे, और फिर ये जो लेमडा को मीटर में मेजरमेंट करेंगे। ये याद रखिएगा। अगर जरूरी पड़ेगा तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को कौन सा फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 1 टाइम पीरियड के फॉर्मेट में, यानी हम लोग इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। v बराबर एन को क्या लिख सकते हैं, 1/t और ऊपर लेमडा, यानी v बराबर λ/t। जब भी जरूरी पड़ेगा तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। 1t कहां से आया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर हम लोग जानते हैं 1 टाइम पीरियड होता है। तो आई होप ये है, और इससे न्यूमेरिकल आप लोगों को बनेगा। बुक में आप लोगों के पास बहुत सारा न्यूमेरिकल होगा इससे रिलेटेड, आराम से बुक से न्यूमेरिकल इसको आप लोग बनाइएगा। यही चीज आप लोग को साउंड में भी यही फॉर्मूला देखने को मिलेगा, यही फॉर्मूला आप लोग को लाइट में भी देखने को मिलेगा। तो डिफिनीशन आप लोग को इतना ही था वेव के, वेव मोशन में डिफिनीशन इतना ही था। इसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉरी इसके बाद थोड़ा सा और अभी पढ़ लीजिए, वेव का इक्वेशन पढ़ना था, इक्वेशन ऑफ वेव। वेव का इक्वेशन क्या होता है, वो भी हम एक जनरल इक्वेशन बनाते हैं वेव का। ये तो हम लोगों को अलग चीज मिला था। एक हम सिंपल अभी लिख दे रहे हैं वेव का एम्पलीट्यूड, ये सब हो गया, ठीक है। वेव का इक्वेशन क्या होता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम आप लोग को बताते हैं। अब इसी में देखिए कुछ और प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन भी देखने को मिलता है। ये सब क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, वो अभी हम आप लोग को बताते हैं। थोड़ा सा देखिए वेव का हम इक्वेशन आप लोग को बताएंगे, लेकिन ना उसके पहले थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक मोशन समझा देते हैं ना तो अच्छा था। और देखिए वेव को समझने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को ऑसिलेशन मोशन भी समझना होगा, यानी ऑसिलेशन मोशन जो सर्कुलर मोशन होता है ना, उसमें किस तरह का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर मोशन कैसे होता है, वो चीज थोड़ा सा समझना होगा। बस खाली हम अभी इसमें वेव का आप लोग को इक्वेशन बता देते हैं, वेव इक्वेशन क्या होता है, बस वही अभी आप लोग याद रखिएगा वेव इक्वेशन। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो फिर पता चलने लगेगा कि वेव इक्वेशन रियल में है क्या।